Hello students, we are back. We are back with our NCERT series where we have already covered standard 9 NCERT and now we are going to see standard 10 NCERT of economy. See, standard 9 NCERT mein we have seen that we had four chapters. Okay, we had four chapters and here in standard 10 we have again few chapters. We have already covered chapter 1 and now we are heading towards chapter 2. Chapter 2 किस बारे में बात कर रहा है आपकी चैप्टर 2 इज टॉकिंग अबाउट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये हम बात करने वाले हैं आज ओके किस तरह के सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में सो लेट्स गेट स्टार्टेड देखिए एनसीईआरटी इकोनॉमी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी इकोनॉमी से जो आपकी बेसिक्स अच्छी होती है वो आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जामिनेशंस में हेल्प करने वाली है कैसे हेल्प करने वाली है डायरेक्ट क्वेश्चंस वी हैव सीन कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आस्क किया जाता है फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स इकोनॉमी बुक्स ओके यूपीएससी प्रीलिम्स में मेंस में सो इसलिए ये आपके लिए बहुत वाइटल है और अगर हम बात करें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अगेन इसकी बेसिक्स नॉलेज आपको आनी चाहिए क्योंकि जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर इसमें बहुत बार कंफ्यूजन आ जाती है ओके बहुत बार कंफ्यूजन आ जाती है बच्चों को और फिर वो गलत कर देते हैं अपने क्वेश्चंस जो आपको नहीं करना और हम बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये पूरा जो फंडामेंटल कंसेप्ट है इकोनॉमी का वो आज हम आपको कवर करते हैं ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ये हमें पता है कि प्राइमरी सेक्टर है एक सेकेंडरी सेक्टर है एक टर्शियरी सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली दैट इज फार्मिंग फिशिंग माइनिंग सो प्राइमरी सेक्टर्स में आपके क्या आते हैं आपके डेयरी सेक्टर हो गए आपके फिशिंग सेक्टर हो गए एग्रीकल्चर सेक्टर हो गए जो फार्मर्स आपके गेहूं अनाज फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगा रहे हैं वो किस में आ गए आपके प्राइमरी सेक्टर में क्यों क्योंकि रॉ मटेरियल्स का जो जनरेशन हमने देखा रॉ मटेरियल्स दैट इज योर प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल्स जहां भी जनरेशन होगा चाहे वो माइनिंग से हो फिशिंग से हो ये सारा कुछ कहाँ आएगा आपके प्राइमरी सेक्टर में ओके सेकेंडरी सेक्टर कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स सो रॉ मटेरियल मान लीजिए आपने लिया है गेहूं उस गेहूं से जब मैगी बनती है जिस गेहूं से जब बिस्किट्स बनते हैं उसको बोलते हैं हम उस पर काम हुआ उस पर प्रोसेसिंग हुई है ओके फूड इंडस्ट्री में जाके उन पे प्रोसेसिंग हुई है और फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट आपके मार्केट में आपके हाथ में मिला दैट इज द वर्क ऑफ सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ओके सो दिस इज योर फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्शंस कन्वर्ट रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके ये आपको फिनिश गुड्स देता है अब आती है आपकी टर्शियरी सेक्टर ये तीनों सेक्टर को हम बहुत डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं ये जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 2 है ये डिटेल में हमें इन्हीं चीजों के बारे में बता रही है किन चीजों के बारे में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर ओके सो एग्जाम्पल टर्शियरी सेक्टर अगर हम देखें प्रोवाइड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट बैंकिंग एजुकेशन एंड आईटी ठीक है टर्शियरी सेक्टर में आपको सर्विसेज प्रोवाइड होती है मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हैं तो लोग आएंगे आपको खाना देंगे आपको खाना प्रेजेंट करेंगे आप खाना खाओगे तो वो जो वेटर है या जो कुक है जिसने खाना बनाया आपके लिए सर्विस प्रोवाइड की दैट इज ऑल सर्विस या आप जब आईटी सेक्टर में जाते हो आईटी सेक्टर में आप हेल्प लेके कोई वेबसाइट डिजाइन करवाते हो या कोई पोस्टर डिजाइन करवाते हो that kind of services comes under tertiary sector okay banking education transport IT sector ये सारा कुछ कहाँ आता है IT सेक्टर में IT सेक्टर किस में आता है आपके टर्शियरी सेक्टर में थर्ड सेक्टर सो एग्जाम्पल अगर हम ले प्राइमरी से सेकेंडरी सेकेंडरी से टर्शियरी तो एग्जाम्पल हम देखेंगे कि एक कॉटन है ठीक है फार्मर ने कॉटन उगाया ओके कॉटन उगाया वो किस में आ गया प्राइमरी सेक्टर में फिर आपके आते हैं टेक्सटाइल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस टेक्सटाइल सेक्टर से उसने क्या किया कॉटन से क्या किया उसने कपड़े बनाए ठीक है मान लीजिए उसने हैंकरचिफ बनाया ओके हैंकरचिफ बना रुमाल बना वो रुमाल को ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया उस रुमाल का जब रिटेल और ट्रांसपोर्टेशन हुआ मार्केट में जाके ठीक है उसकी जो सेलिंग हुई ट्रांसपोर्टेशन हुई
दैट इज योर टर्शरी सेक्टर। सो ये पूरा जो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये तीनों के मिश्रण से फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है आपके हाथ में आता है, जो फाइनल प्रोडक्ट है आपके हाथ में आता है। इसमें अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर क्या होगा, अगर आपको ये बनाना है तो प्राइमरी सेक्टर क्या होगा, इसकी रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल सबसे पहले इसके जो जनरेट हुए होंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल्स लिया गया, रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया गया, इस पेन के शेप में लाया गया, कहां पर, फैक्ट्रीज में। फिर फैक्ट्रीज से फिर फाइनल जब टर्शरी सेक्टर में आया, इसकी सेलिंग हुई दुकानदार से, आपने ये खरीदा, दैट इज योर tertiary sector. Okay. So developed nations have a dominant service sector while developing countries like India still employ large population in the primary sector. Balanced growth across the sector is key to sustainable growth. ऐसे देखा जाता है कि जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, ये ज्यादा से ज्यादा टर्शरी सेक्टर पे काम करते हैं। ओके, प्राइमरी सेक्टर वो रॉ मटेरियल्स दूसरे कंट्रीज से मंगवाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद वो टर्शरी सेक्टर पे ही उनका मेजरली काम होता है। ओके, ये उनका एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट फीचर। बट इंडिया में भी अगर आप बात करो, इंडिया में भी हमने देखा कि कैसे प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली हमने टर्शरी सेक्टर पे डेवलपमेंट किया है, प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली टर्शरी सेक्टर पे हमने डेवलपमेंट किया है। कैसे डेवलपमेंट किया है टर्शरी सेक्टर पे, देखिए हमारी जो रॉ मटेरियल्स वाली बुनियाद है वो काफी स्ट्रांग है। कैसे स्ट्रांग है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रांग है ना, हम बहुत सारी चीजें उपजाते हैं, जैसे हो गया आपके फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और भी रॉ मटेरियल्स, माइनिंग, फिशिंग, ये सब हम जनरेट करते हैं। ओके, लेकिन जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उतने पेस पे ग्रो नहीं हो पाए। बट हमारे इंडिया में आईटी सेक्टर काफी बूम कर रहा है स्टूडेंट्स, आईटी सेक्टर काफी बूम कर रहा है। ओके, सो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जैसे हमने डिस्कस किया, प्राइमरी सेक्टर में आपके एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग सेक्टर, फॉरेस्ट्री, ये सारा कुछ देखने को मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर में आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन है। टर्शरी सेक्टर में सर्विस इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्टेशन है। ये सारा बाइफर्केशन अब आपको क्लियर हो गया होगा, करेक्ट? आगे बढ़े, कुछ भी डाउट हो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, जीडीपी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, कुछ स्कीम्स के बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, सो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग वर्क करते हैं उसको रेड कॉलर वर्कर्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क होता है प्राइमरी सेक्टर में। ओके, द प्राइमरी सेक्टर एक्सट्रैक्ट्स एंड यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली। एक्टिविटीज इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग, ये हमने देखा। ओके, अगर हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए प्राइमरी सेक्टर की, क्या एग्जाम्पल हम लेंगे? राइस कल्टीवेशन इन पंजाब, किस तरह से चावल उगाया जाता है पंजाब में, ये एक एग्जाम्पल है। फिशिंग इन केरला, कोल माइनिंग इन झारखंड एंड टी प्लांटेशन इन असम। तो आप देख रहे हो ये सारे जो रॉ मटेरियल है, फिश हो गया, कोल हो गया, टी हो गया, राइस हो गया, ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं, राइट? इसको फर्दर या तो प्रोसेस करना होगा या मार्केट में सेल करना होगा, है ना। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये जनरेट हो रहे हैं अलग अलग स्टेट में अपने सुविधा के हिसाब से। चावल कहीं पे ग्रो हो रहा है, फिश कहीं पर जनरेट की जा रही है, फिशिंग की जा रही है, माइनिंग हो रही है झारखंड में। इस तरह से हमने देखा असम में टी प्लांटेशन के लिए, असम दार्जिलिंग टी इज फेमस इन दैट साइड, इन दार्जिलिंग। सो जो वर्कर्स हैं आपके प्राइमरी सेक्टर्स के, उनको बोला जाता है रेड कॉलर वर्कर्स, बिकॉज ऑफ द आउटडोर मैनुअल लेबर। आउटडोर मतलब जो बाहर जाके वो काम कर रहे हैं। देखिए बाहर जाके ही काम करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे आईटी सेक्टर की जैसा अपना लैपटॉप ले लें, अपना मोबाइल फोन ले लें, अपने गैजेट्स ले लें और रूम में बैठ के काम करें, वो पॉसिबल नहीं है। प्राइमरी सेक्टर में इट्स एन आउटडोर जॉब। मान लीजिए जब आपको फिशिंग करनी है तो आपको पॉन्ड में जाना होगा, आपको रिवर में जाना ही होगा। आपको माइनिंग करनी है, आपको फील्ड्स में जाने पड़ेंगे। ओके, सो ये सारे जो काम है आउटडोर हैं और काफी मैनुअल लेबर इनमें लगता है, बीट योर फिशिंग, माइनिंग, डेयरी सेक्टर, ये सारी चीजों में। ओके, वाइल वाइटल फॉर फूड सिक्योरिटी, वैसे अगर हम देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा प्राइमरी सेक्टर के लिए। कौन सा सेक्टर?
ये जो वाइटल है प्राइमरी सेक्टर हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और हमारी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम ज़्यादा लोग इसी सेक्टर में लगा दें, जैसे इंडिया में अभी देखा जा रहा है कि एक जो परिवार है, ठीक है, उसके सिर्फ एक इंसान को उस फील्ड पे वर्क करने से भी चल जाएगा, बट 5-5 लोग लगे हुए हैं वहां पर फील्ड पे काम करने के लिए। जब ऐसी सिनारियो होती है तो फिर वहां पर एफिशिएंसी घट जाती है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, बट प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है जीडीपी को। वहीं जहां हमारी टर्शरी सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, वो हमारे जीडीपी को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है लार्ज स्केल में। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें प्राइमरी सेक्टर की तो हमें फूड सिक्योरिटी मिलती है ऑब्वियसली, रॉ मटेरियल सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीजें हमें हेल्प करती है। कैसे एक्सपोर्ट में, मान लीजिए असम में टी हुआ, प्रॉन्स हुआ आंध्र प्रदेश में, और ये हाई नॉच टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट जब इंडिया में जनरेट होते हैं तो हम इसके बहुत ज्यादा पार्ट्स जो होते हैं कुछ डोमेस्टिक यूज के लिए रखते हैं और इसे एक्सपोर्ट करते हैं। जब हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें जो पैसे मिलते हैं वो हाइयर अमाउंट में मिलते हैं। तो ये फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कंट्री के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ओके, सो ये हमने देखा कैसे एक्सपोर्ट में रॉ मटेरियल सप्लाईज, कॉटन फॉर मिल्स, शुगर केन फॉर शुगर केन फैक्ट्रीज, ठीक है, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू प्राइमरी सेक्टर। फ्यूल्स फॉर इंडस्ट्री, कोल फॉर कोल पावर प्लांट, आयरन ओर फॉर स्टील प्लांट, ये सारी कुछ कहाँ से आ रही है, आपकी प्राइमरी सेक्टर से आ रही है। ओके, दिस सेक्टर ऑल्सो प्लेज रोल इन एक्सपोर्टिंग अर्निंग्स, making it important for trade balance, which we have already seen. Now coming back to secondary sector. Now we are dealing about secondary sector. ये secondary sector क्या है student? Secondary sector processes raw material into finished goods through manufacturing and construction. समझिए आप बात को। सबसे पहले जो भी आपको रॉ मटेरियल जनरेट हो रहा है वो माइनिंग के थ्रू, फिशिंग के थ्रू, एग्रीकल्चर के थ्रू वो आपके जनरेट हो गए। अब उसको हम लेके आएंगे कहाँ? उसको हम लेके आएंगे फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज में लाने के बाद हम जनरेट करेंगे, हमारा वहां से उनको प्रोसेस करेंगे और फिर फाइनल प्रोडक्ट्स जनरेट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, कॉटन लेके आएंगे, क्लोथ इन गुजरात मिल्स, कॉटन रॉ मटेरियल यूज हुआ और क्लोथ जनरेशन हो रहा है गुजरात के मिल्स में, फैक्ट्रीज में। आयरन ओर से स्टील प्रोडक्शन हो रहा है राउरकेला प्लांट में। ओके, वीट से बिस्किट्स हो रहे हैं दिल्ली फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस, सीमेंट से हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन। सो ये आप देख रहे हो कि कैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर कितना ज्यादा कोरिलेटेड है। रॉ मटेरियल्स मिलेंगे तभी जाके सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आगे जाके अपनी फैक्ट्री की प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। ओके, वर्कर्स आर नोन एज ब्लू कॉलर वर्कर्स। यहाँ पे जो आपके सेकेंडरी सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो आपके वर्कर्स हैं उनको क्या बोलेंगे? ब्लू कॉलर वर्कर्स। वहां प्राइमरी सेक्टर में क्या बोलते थे? रेड कॉलर वर्कर्स। ये याद रहेगी, ये बात याद रहेगी आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेजेस जीडीपी बाय एडिंग वैल्यूज टू रॉ मटेरियल्स। देखिए, रॉ मटेरियल्स जब भी आपके पास है ना, ये बात आप समझिए, रॉ मटेरियल्स जैसे आपके पास है एप्पल। एप्पल आज अगर आप फ्रिज में रखते हो, ठीक है, 1 महीने 2 महीने वो रह जाएगा, लेकिन उसी एप्पल का जब आप प्रोसेसिंग करते हो और उस एप्पल से बनाते हो एप्पल जूस और उसको पैक करते हो, ये जो एप्पल जूस है आपके बहुत महीनों तक रह सकता है क्योंकि उसमें हम प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करते हैं। ओके, तो जीडीपी में हमें कैसे सेकेंडरी सेक्टर हेल्प कर रहा है? जो भी हमारे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है ना इंडिया में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश सेक्टर, ये सारा कुछ काफी काफी अच्छे तादाद में, डेयरी सेक्टर ये काफी अच्छे तादाद में ग्रो हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण एक्सपोर्ट्स हम लोग इतना नहीं कर पा रहे, उसके कारण जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तो यहाँ आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर आपके वो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को लेके उसके ऊपर वो अपना काम करता है, फैक्ट्रीज में प्रोसेसिंग होती है, उसमें उसमें हम बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं और फिर उसको हम आगे फर्दर यूज के लिए उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जो रॉ मटेरियल्स है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है प्रोसेसिंग होने के बाद, और फर्दर जब आप वो प्रोडक्ट देखते हो वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारी जगह में यूज होता है और लोग उसके पैसे देते हैं, अच्छे खासे पैसे देते हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग, कैसे सेकेंडरी सेक्टर हमारे जीडीपी में हेल्प कर रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, रॉ आयरन ore is worth rupees 5,000 per ton. Okay, 5,000 per ton है।
becomes machinery worth lakh after processing. ओके, सो पहले आयरन ओर, अगर आप देखो आयरन ओर जब माइनिंग से हम लोग निकालते हैं आयरन ओर से, तो हम देखते हैं सिर्फ 5000 पर टन उसकी कीमत है. ओके, अगर आप टाटा स्टील प्लांट देखें, राउरकेला प्लांट देखें, वहां पर बहुत सारे माइनिंग के थ्रू आयरन ओर लेके और फिर स्टील प्रोडक्शन होते हैं. लेकिन जब स्टील प्रोडक्शन होता है और उनसे जब फाइनल गुड्स बनता है, तो लैक्स ऑफ लैक्स में उनकी डिमांड बढ़ जाती है. इस तरह से आपने देखा कि कैसे रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है आपके मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, प्रोसेसिंग के थ्रू. ओके, export oriented industries like automobile manufacturing Pune boost foreign exchange earnings. The rise of the sector is linked with urbanization and better infrastructure. देखिए, सेकेंडरी सेक्टर बूम तभी होगा ना जब आपका बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, लोग काम करेंगे अच्छे से. अब देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके रूल्स एंड रेगुलेशन सारे फिक्स्ड होते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी इतने होने चाहिए, आपको पीएफ मिलते हैं, आपके बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं, आपको छुट्टियां मिलती हैं, आपका पे स्केल रहता है, आपको कुछ मेडिकल सर्विसेज भी मिलती हैं. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता. तो अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में अच्छी तरह से मैन्युफैक्चरिंग को लेके जाएं विद गुड इंफ्रा, तभी जाके हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो बूम करेगा. ओके, ये है रियलिटी. अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर क्या है स्टूडेंट्स? वैल्यू एडिशन, रॉ कॉटन वर्थ 50 रुपीज पर केजी बिकम्स वर्थ 500 रुपीज ईच. सो जो रॉ कॉटन आप खरीदते हो, जब कॉटन खरीदते हो, देखिए जब मार्केट में कॉटन आता है, वो कुछ इस तरह के टाइप के बबल्स बॉल्स रहते हैं. ठीक है, कॉटन बॉल्स रहते हैं इस तरह के. कॉटन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है. क्या क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने? यूपीएससी ने ये पूछा है कि कॉटन की जो ग्रोथ है कैसे होती है, टेम्परेचर कितना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ चुके हैं. ओके, सो कॉटन जब आप खरीदते हो एक फार्मर से, तो उसका मिनिमम बहुत बेसिक सा प्राइस होता है. मान लीजिए 50 रुपीज पर केजी में आप ले, ये मान रहे हैं, ये जरूरी नहीं है 50 रुपीज पर केजी हम ले रहे हैं कॉटन. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत कम दाम यहाँ पर बोला गया है. ओके, सो 50 रुपीज पर केजी कॉटन को लिया जा रहा है. लेकिन जब उससे टेक्सटाइल सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में आके मैन्युफैक्चरिंग करके एक टी शर्ट बनती है ना, जब उससे हम देखते हैं कि कोई एक टी शर्ट बन गई है, तो उस टी शर्ट की प्राइस कितनी ज्यादा हो रही है? उस टी शर्ट की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, ₹500 ईच हो जा रही है. ओके, जॉब क्रिएशन, फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, एक्सपोर्ट ग्रोथ, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, सीमेंट फॉर रोड्स. ठीक है, अ रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस रिड्यूसेस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, प्रोड्यूसिंग स्मार्टफोन्स. ठीक है, क्रिएटिंग स्किल्स, स्ट्रेंथन सप्लाई. तो एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर आपके पास हुआ ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करोगे. ओके, इंपोर्ट आप कम करोगे. और इसीलिए देखिए, अभी जो गवर्नमेंट ये सेमीकंडक्टर के नए नए प्लांट्स खोल रही है. हमने कल ही अपने डीएनए में देखा कि गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर्स को यहाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए नए प्लांट्स खोल रही है. पहले क्या होता था, हम सेमीकंडक्टर्स किससे लेते थे? हम लेते थे चाइना से. ओके, हम लेते थे चाइना से, साउथ कोरिया से लेते थे. ठीक है, ये सारी कंट्रीज से हम लेते थे क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाईली, मतलब सेमीकंडक्टर्स के सबसे ज्यादा बिग प्रोड्यूसर्स हैं. ओके, लेकिन इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट होना है अभी सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्री में, इसीलिए इंडिया अब अपनी इंडस्ट्रीज खोल रहा है सेमीकंडक्टर में. अब हम बात करेंगे टर्शरी सेक्टर के बारे में. टर्शरी सेक्टर क्या है स्टूडेंट्स? टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड सर्विस टू इंडिविजुअल, बिजनेस एंड अदर ग्रुप्स, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स कैरिंग फार्म प्रोड्यूस टू मार्केट, बैंकिंग अगर हम बात करें, लोन्स फ्रॉम फार्मर्स टू इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ, आईटी, ये सारे सेक्टर आपके टर्शरी सेक्टर में आते हैं. कौन कौन से आते हैं? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आईटी सेक्टर, जो इंजीनियर्स आपके आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, वो सारा किस में आ रहे हैं? टर्शरी सेक्टर में आ रहे हैं. याद हो गया आपको? ये टर्शरी टेक्स सेक्टर में क्या क्या है? ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ केयर है, टीचिंग है, एजुकेशन है, और क्या है? आईटी सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंस हम भूल रहे हैं, बैंकिंग और फाइनेंस भी है. सो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे ताकि जब आपके क्वेश्चंस आए
तो आप उनको अच्छे से केटर कर सको, बी इट योर प्रीलिम्स और मेंस। अंडरस्टूड? वर्कर्स आर व्हाइट कॉलर प्रोफेशन। सो आईटी सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं ना, उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स। ओके, क्या बोलते हैं हम उन्हें? व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स। सही बात समझ में आ गई आपको? ओके। India's IT export from companies like Infosys and TCS contributes significant to GDP. Yes, जो हमारे giants हैं ना, IT giants हैं, जैसे TCS, Infosys हो गए, टेक महिंद्रा हो गई, ये सारे जो कंपनीज हैं ये हमारे जीडीपी पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। और अगर आप देखो जो स्टार्टअप कल्चर जब से स्टार्ट हुआ है तब तब से हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज फॉरेन कंट्रीज को प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो कंट्रीब्यूशन रहती है वो फॉरेन सेक्टर में होती है। ओके। As economies develop, the service sector grow faster because demand of education, healthcare, finance, tourism and communication rises. जैसे आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है वैसे ही टर्शरी सेक्टर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। क्यों? ज्यादा एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर हो जाएगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस ज्यादा लोग करेंगे, डिमांड ज्यादा आएगी। नाउ इम्पोर्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ टर्शरी सेक्टर अगर हम देखें, इम्पोर्टेंस क्या है? द टर्शरी सेक्टर इज नाउ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज जीडीपी, ड्रिवन बाय आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म, लॉजिस्टिक एंड रिटेल। सो आप देख रहे हो किस तरह से जो हमारा आईटी सेक्टर है, ठीक है, जो टर्शरी में जो है, टर्शरी सेक्टर जो है हमारा, नॉट ओनली आईटी सेक्टर, जो टर्शरी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जीडीपी पे। ओके, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी पे। क्यों? क्योंकि जो रिटेल सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स हो गया, टूरिज्म हो गया, बैंकिंग, आईटी, ये सारा जो ये सब चीजों का जो मार्केट है वो बहुत ह्यूज मार्केट है। ओके, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट्स फॉर मिलियंस फ्रॉम डिलीवरी एजेंट्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सो जो डिलीवरी एजेंट्स हैं वो भी आपके टर्शरी सेक्टर में ही आते हैं क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो खाना उठा रहे हैं एक जगह से और एक जगह पहुंचा रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर मिलियंस, टर्शरी सेक्टर में जो जॉब एम्प्लॉयमेंट है ना अभी के टाइम में वो बहुत ज्यादा हो रही है, चाहे हम वो डिलीवरी एजेंट की बात करें या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें। Example, Flipkart and Zomato employs IT engineers, warehouse staffs and delivery personals. So Flipkart और Zomato सिर्फ डिलीवरी पार्टनर्स को नहीं वो कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो आईटी इंजीनियर्स, वेयरहाउस स्टाफ, ये बाकी के लोगों को भी जॉब्स दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाईवे, रेलवेज, बूथ्स, ट्रेड एंड टूरिज्म। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी जो हो रहा है वो भी हेल्पफुल है। And a robust service sector strengthens all the sector, which is again correct. So आप देख रहे हो सर्विस सेक्टर में कितने सारे लोग आते हैं, ठीक है, आपके डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, जो ग्रोसरी डिलीवरी बॉय हैं, कंस्ट्रक्शन में जो हैं, ठीक है, आपके पुलिस हो गए, अगेन जो आपकी सेफ्टी मेजर्स के ध्यान रखते हैं, जो रेस्टोरेंट में कुकिंग करते हैं, ठीक है, जो आपको गाइड करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स पे, ये सारे लोग किस में आ गए? आपके टर्शरी सेक्टर में। तो टर्शरी सेक्टर का एक अच्छा सा इमेज आपके दिमाग में फॉर्म हो गया होगा क्योंकि हमने पहले एग्जाम्पल डिस्कस किया, फिर हमने आपको एक पिक्टोग्राफिक व्यू भी दिया। तो इससे क्या होता है ना, इकोनॉमी बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती है स्टूडेंट्स। ठीक, इकोनॉमी में अगर आप सिर्फ स्टैटिक स्टैटिक पढ़ते रहोगे, सिर्फ वर्ड्स देखोगे, एग्जाम्पल के बारे में नहीं सुनोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा। लेकिन इस तरह से अगर आप इकोनॉमी पढ़ोगे जिसमें हर एक सेंटेंस के बाद हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए, और एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी हम आपके लिए बनाते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। एग्जाम से पहले भी आप ये पीपीटीज को, आप ये प्रेजेंटेशंस को 2x की स्पीड में, 1.5x की स्पीड में अगर आप रिवाइज करोगे तो आपका पूरा एनसीईआरटी, जो पूरी एनसीईआरटी है आपकी, बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। ओके, गोइंग अहेड, व्हाई ओनली फाइनल गुड्स आर काउंटेड? सिर्फ फाइनल गुड्स क्यों काउंटेड होता है? ये भी एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 2 में है। तो जो जीडीपी है, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। सो डबल काउंटिंग ना हो इसीलिए हम फाइनल प्रोडक्ट जो है मार्केट में जो बिक रहा है उसके बारे में देखते हैं। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। फार्मर ने सेल किया वीट, ठीक है, फार्मर ने वीट सेल किया, ठीक है, मिल को ₹1000 में। ओके, देन मिल सेल फ्लावर्स टू बेकरी of 1500, then bakery sells bread to consumer of 2000. So if we add all these then GDP appears as 4500। ये सारा कुछ ऐड करने
विच इज मिसलीडिंग। उतना का तो प्रॉफिट हुआ नहीं है, उतना का तो फायदे गवर्नमेंट को हुआ ही नहीं है, मार्केट में उतनी की प्रोडक्ट आई ही नहीं है। प्रोडक्ट फाइनली कितने की आई है मार्केट में? 2000 की। तो जब 2000 का प्रोडक्ट आया है, फाइनल प्रोडक्ट जब बन के आए हैं, तो उसी को काउंट करेंगे, है ना। दिस इज सो लॉजिकल, समझ गए आप। सो फाइनली हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करते हैं जो फाइनल फिनिश्ड गुड्स होता है। This ensures accurate representation of economic growth. Counting intermediate growths multiple times inflates figures and leads to faulty policy making. Final goods are ready to consumption. Intermediate goods are used to other products. देखिए फाइनल जो गुड्स हैं वो दे आर रेडी टू ईट। ओके, जो अभी हमने देखा बिस्किट का पैकेट, मकेन का पैकेट, वो आप खोलो, बनाओ और खा लो, ठीक है। लेकिन जो इंटरमीडिएटेड गुड्स हैं, जैसे आपके अनाज हो गए, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, वो आप नहीं खा पाओगे, उसमें अगर अनेक अगेन प्रोसेसिंग की जरूरत है। ओके, अगर हम बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, वैसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड 12 की बुक में आने वाली है डिटेल्स में, नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड ऑल, बट यहाँ भी स्टैंडर्ड 10 में भी एक ग्लिम्स दिया गया। क्या बोला जा रहा है? जीडीपी, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। तो जीडीपी क्या है? टोटल नंबर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन 1 year, okay, and it helps to measure growth rate, compare with other countries, guide policy decision. Example, India's GDP in 23-24 was $4 trillion, ranking 5th globally, and now in 2025 we are fourth largest economy, surpassing Japan. Okay, and GDP growth जब आपके 7% से सिग्नल करता है कि आप बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रहे हो। ओके, अब हम देखते हैं मनरेगा। 2005 में ये स्टार्ट हुआ था नरेगा। सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, गारंटी एक्ट, promises 100 days of paid unskilled workers to rural household, ठीक है। वर्क इंक्लूड्स रोड कंडक्शन, पॉन्ड डिगिंग, इरिगेशन कैनल्स, एफॉरेस्टेशन, ये सारे वर्क यहाँ पर किए जाते हैं। सो ड्यूरिंग ड्रॉट्स इन राजस्थान, मनरेगा वेजेस सपोर्ट फार्मिंग फैमिलीज। ओके, सो बेनिफिट्स क्या है? रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, प्रिवेंट्स डिस्ट्रेस माइग्रेशन, ये सारा कुछ है। प्राइवेट सेक्टर, अब आती है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या है भाई? पब्लिक सेक्टर इज ओन्ड, फाइनेंस्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। इट एम्स इन पब्लिक वेलफेयर ओवर प्रॉफिट। सो पब्लिक सेक्टर का मेन एम है कि हम वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान दें, प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान ना दें। ओके, जैसे इंडियन रेलवेज हो गई आपकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, डीआरडीओ, बीएचईएल। ओके, BHEL, ये क्या है? आपकी एक PSU है, करेक्ट। सो ये सारे जो बॉडीज हो गए ये गवर्नमेंट बॉडीज हो गए। Public sector enterprises ensures basic needs are met even in the remote or unprofitable areas. Okay. Role of public sector. Public sector plays a major role in nation building. कैसे वो करते हैं? Build structures, dam, power plants, highways, ये सारा कुछ build करते हैं। Example, केंद्र विद्यालय जो schools हैं ensures quality education for children for transferable employees. Public hospitals like AIM provides affordable health care. जो केंद्र विद्यालय है वहां पर आप देखोगे बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। वो एक एग्जाम्पल हो गया जो एम हॉस्पिटल्स है, एम्स, ये भी गवर्नमेंट की है, बट वहां पर आप देखोगे टॉप नॉच डॉक्टर्स हैं, इंडिया के टॉप नॉच डॉक्टर्स हैं, और वो बहुत मिनिमम अमाउंट में वहां पर लोगों की देख रेख करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ओके, सो ये सारा कहा जाता है पब्लिक सेक्टर में। इस तरह से पब्लिक सेक्टर लोगों की ज्यादा सहायता करती है रादर देन गोइंग टूवर्ड्स प्रॉफिटेबल नीड्स। अब आता है आपका प्राइवेट सेक्टर। Private sector is owned and run by individuals or companies aiming for profit. It ranges from small businesses to large corporation. ठीक है, जैसे आपके हो गए ग्रोसरी शॉप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, ये सारे क्या हैं? आपके प्राइवेट सेक्टर है। सो प्राइवेट सेक्टर में ना प्रॉफिट मेकिंग एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है। उनको प्रॉफिट बनानी है। क्या करना है? उनको प्रॉफिट बनानी है। ओके, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन्वेस्ट बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट डिमांड. However, the private sector may avoid less profit or rural areas, highlighting the need of public-private balance in economic development. So, role of private sector हमने देखा, and yes,
रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये जो आपके डिलीवरी बॉयज हैं, डिलीवरी गर्ल्स हैं, ये किस तरह से इकोनॉमी में हेल्प करते हैं, जो शॉप कीपर्स हैं ये कैसे इकोनॉमी में हेल्प करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। क्योंकि जब ये इस तरह के लोग हैं, देखिए सारा सेक्टर ना पब्लिक सेक्टर अच्छे से रन नहीं कर पाती, तो इसीलिए हमें ये सेक्टर भी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर भी चाहिए, और बहुत जगह हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए। ओके, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जॉब क्रिएशन। सो बहुत सारे जो हमारे मिलियंस इन डाइवर्स इंडस्ट्रीज, कहाँ कहाँ जॉब क्रिएशन हो रहा है, मारुति सुजुकी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जियो एयरटेल में काफी लोगों को जॉब दिया है। कोलैबोरेशन विद द पब्लिक सेक्टर कैन मैक्सिमाइज बेनिफिट्स। ओके, सो ये सारे फायदे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, we at UXIS is providing you NCERT इकोनॉमी की इन डेप्थ सीरीज, जिसमें हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आपकी एनसीईआरटी की इकोनॉमी की जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपके लिए ला रहे हैं। ओके, प्लीज डू चेक दीज वीडियोस। एंड सुबह हमारा आता है डीएनए एनालिसिस, मंडे टू संडे डीएनए एनालिसिस, ओके, जिसमें हम डीएनए एनालिसिस करते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ना उसको बहुत अच्छे से समझते हैं और उस पर लगाते हैं मेंस के क्वेश्चंस। ओके, सो सुबह की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी और तगड़ी हो जाती है उससे, क्योंकि कंसेप्चुअल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स का अमेलगमेशन लेके आते हैं। Okay, so this is your educator Raini Simon. I will be teaching economy and current affairs to you at UXIS. Okay, students, that's all. Please stay tuned with us. Thank you.